हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं गौरव मिश्रा आज आप सभी लोगों के साथ अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूं। बच्चों, आज के सेशन में मुझे आप लोगों के साथ डिस्कशन करना है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में आने वाले सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और वो किस चैप्टर से लेकर आया हूं मैं, नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है। ये लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है और कैसे इनको आपको सॉल्व करना होता है, कैसे आंसर लिखना होता है, वो आज के सेशन में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से आपको सिखाते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है व्हाई इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस नॉट कंसीडर्ड अ करेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कह रहा है बच्चों कि जीडीपी एमपी जो होता है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसे हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर का करेक्ट मेजर क्यों नहीं मानते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है। तो सबसे पहला कारण आपको याद रखना है कि इट इंक्लूड्स नॉन वेलफेयर एक्टिविटीज। जीडीपीएमपी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो जीडीपीएमपी में हम लोग उन खर्चों को भी शामिल करते हैं जो कि डिफेंस पे किए जा रहे होते हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के ऊपर किए जा रहे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किए जा रहे होते हैं। हालांकि इन खर्चों से डायरेक्टली लोगों का जो वेलफेयर होता है वो नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं माना जाता है इकोनॉमिक वेलफेयर का। दूसरा, इट इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी कभी हम लोग जीडीपी एमपी की बात करते हैं तो जीडीपी एमपी जो है वो फेल कर जाता है किस चीज को समझाने में और बताने में, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को। अन अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है वो क्या करता है, वो जीडीपी जो होता है उसको सही मेजरमेंट नहीं बता पाता है किस चीज का, इकोनॉमिक वेलफेयर का। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सपोज दैट हमें कह रहे हैं कि जीडीपी राइज कर रहा है, ठीक है, जीडीपी राइज कर रहा है, पर जीडीपी राइज करने का मतलब क्या तीनों जो हमारे सेक्टर हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों में पैरेलल अगर प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है तो जीडीपी डेवलप दिखाएगी, अदरवाइज नहीं दिखाएगी। जीडीपी ग्रोथ तभी दिखाएगा कि जब तीनों सेक्टर में लगातार हो रहा होगा ग्रोथ, तब दिखाएगा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर सिर्फ एक ही सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है तो उससे जीडीपी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है उस सेक्टर में लगे हुए जो लोग हैं उनके पास इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इनकम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगी, पर दूसरे सेक्टर में वो स्टेगनेंट हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों के साथ में अगर एक जैसा इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सही से नहीं दिखा पाता है जीडीपी। इस वजह से हम लोग इसको करेक्ट मेजर नहीं मानते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर का। नेक्स्ट है, इट एक्सक्लूड्स नॉन मॉनेटरी सर्विसेज। जीडीपी में हम लोग बेटा जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, हाउस होल्ड्स के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनकी सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे घर में खाना बनाना खाना बनाने के साथ साथ में दाल चावल या गार्डनिंग वगैरह करना, कोई भी इस तरीके की चीजें जो घर पे की जाती हैं, साफ सफाई का काम किया जाता है, मम्मी पापा की देखभाल की जाती है, इन सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। किसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। ठीक है बच्चों, लेकिन ये इकोनॉमिक वेलफेयर या लोगों के कल्याण को जो है वो दिखा रहा होता है, बता रहा होता है, समझा रहा होता है। तो जीडीपी में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जीडीपी एक करेक्ट मेजर नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंड देखिए लास्ट पॉइंट है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, जीडीपी जो है वो आपको मे बी बढ़ी हुई दिखाई देगी, किस वजह से, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के स्टेब्लिशमेंट होने की वजह से, बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने की वजह से। बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से जो वेस्ट जा रहा है वाटर में, या जो उसका काला धुआं जो है एयर में जा रहा है, उससे जो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हो रहा है वो जीडीपी शो नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जीडीपी तो राइज हो रही है, लेकिन उससे क्या लोगों के ऊपर, लोगों की हेल्थ के ऊपर सही इंपैक्ट पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा होगा, यानी लोगों के सही वेलफेयर को नहीं शो कर रहा होगा।
लोगों के वेलफेयर पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा होगा, जबकि जीडीपी बढ़ रहा होगा। और इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जीडीपी जो है वो एक करेक्ट मेजर नहीं है इकोनॉमिक वेलफेयर का, या दूसरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं जीडीपी at market price cannot be taken as true indicator of economic welfare of any country। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है सॉरी व्हाई नॉट नहीं बल्कि लिखा है एक्सप्लेन व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, या दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो इसके पीछे का हम लोग कारण जानेंगे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर जानते ही हैं कि हम जीडीपी निकालें या जब भी कभी हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं कैलकुलेशन में, अकाउंटिंग में। रीजन ये होता है कि ऑलरेडी वो वैल्यूज जो होती है वो फाइनल गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू में जुड़ी हुई होती हैं, और अगर हम फिर से उन्हें जोड़ लेंगे तो उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की वैल्यू में पहले से ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जुड़ी होती है, इस वजह से। दूसरा, इंक्लूडिंग देम अगेन वुड ओवर एस्टिमेट नेशनल इनकम। अगर फिर से हम उसे जोड़ देंगे तो उससे नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिखाई देगी, डबल काउंटिंग जैसी प्रॉब्लम दिखाई देने लगेगी। नेशनल इनकम एम्स टू मेजर ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इसलिए जब भी कभी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को ही इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं। तो आगे देखिए मैंने लिखा है देयरफॉर ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों हम लोगों से, हाउ कैन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बी लेस देन जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमसे कह रहा है जीडीपी एफसी जो होता है वो जीडीपी एमपी से जो है कम कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी को कंपेयर करने पर हम कैसे बताएं कब ये सिचुएशन आएगी कि जब जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी को कंपेयर करने पर जीडीपी एफसी जो है वो कम हो जाएगी और जीडीपी एमपी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा आप सभी को पता है कि जनरली जीडीपी एमपी की वैल्यू जीडीपी एफसी से क्या होती है, बड़ी ही होती है, और जीडीपी एफसी की वैल्यू जीडीपी एमपी की वैल्यू से क्या होती है, छोटी होती है। क्या रीजन है उसको आज हम लोग समझते हैं। बच्चों, जब भी हम कभी बात करते हैं कि जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी कमोडिटी के प्राइस को बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, सब्सिडीज जो होती हैं वो किसी भी कमोडिटी के प्राइस को घटा देती हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू जो है वो ज्यादा है और सब्सिडीज की वैल्यू कम है, तो जाहिर सी बात है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू ज्यादा आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पॉजिटिव में आया तो जीडीपी एमपी जो होगा वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा और जीडीपी एफसी उससे छोटा हो जाएगा। तो वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पर कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर देन सब्सिडीज, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजेस मार्केट प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं, जबकि सब्सिडीज क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को घटा देते हैं। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिंस जीडीपी एट मार्केट प्राइस is equals to GDP at factor cost plus net indirect taxes, GDP at market price become higher, और इसी वजह से वो क्या होती है, बड़ी होती है जीडीपी एफसी से। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा कि अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पॉजिटिव है तो जीडीपी एमपी बड़ी होगी जीडीपी एफसी से। रीजन क्या होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्राइस होते हैं, मार्केट प्राइस जो होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, जबकि सब्सिडीज जो होती है वो प्राइस को घटा देती हैं। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं और समझा सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा कंट्रीज जीडीपी इंक्रीजेस बट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल फॉल्स, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखिए ये घुमाकर क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी के जैसे घुमाकर पूछा जाने वाला क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
कह रहा कि अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन फिर भी उस देश के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको जब हम देख रहे हैं तो वो घटता जा रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो कैसे, जरा समझाइए। तो बेटा याद रखना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है और उसके पीछे के कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको समझाया कि बच्चों जीडीपी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर में होने वाले प्रोडक्शन का जो सम अप होता है, जो जोड़ आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। अब अगर इन तीनों सेक्टर में से किसी एक सेक्टर या किन्हीं दो सेक्टर में ग्रोथ होने लगे लेकिन तीसरा सेक्टर जो है वो ग्रोथ ना कर पाए, वो वैसे का वैसा चला जाए, जैसे आज के टाइम पर मैं कह रहा हूं कि जो सर्विस सेक्टर है यानी टर्सरी सेक्टर है बहुत तेजी से आगे की ओर ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसके कंपेयर में प्राइमरी सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे लोग जो प्राइमरी सेक्टर में लगे होंगे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पे, उनकी इनकम पे, उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा? ये अनइक्वल बैलेंस, जो अनइक्वल इनकम जो है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगा, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन को नहीं शो करेगा और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन फिर भी हमारी कंट्री के कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जहां का है वहीं का बना हुआ है या उससे भी नीचे की ओर गिरता जा रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब क्या हो गया बच्चों कि जीडीपी तो बढ़ती जा रही है लेकिन जीडीपी के साथ ही साथ में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पीपल्स जो बॉर्न हो रहे हैं, यानी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में लोगों की पर कैपिटा इनकम जो होगी वो कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है बच्चों नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर पर कैपिटा इनकम यानी पर व्यक्ति आय जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय अगर कम हो जाएगी तो एक सिंगल पर्सन जो होगा उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अच्छा हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो जीडीपी भले बढ़ रही है लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे भी क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड जो है उस पर निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इंक्रीज इन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब एक चीज हमें बताइएगा बच्चों कि अगर किसी भी देश में जीडीपी बढ़ रहा है पर जीडीपी बढ़ने का कारण जो है वो रीजन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है, साथ ही साथ में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बहुत सारी चीजें जो है उनका यूज करना एग्रीकल्चर फील्ड में, इससे जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, जीडीपी तो बढ़ गई लेकिन दूसरे साइड में क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स के यूज की वजह से, केमिकल्स के यूज की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। साथ ही साथ में क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, जिससे लोग जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। तो क्या वो उस कंट्री के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड और वेलफेयर को सही तरीके से समझा पाएगा, बता पाएगा? ये तो निगेटिव चीज में चली जाएगी। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन फिर भी लोगों के ऊपर उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये भी एक रीजन बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। राइज इन डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करते हैं कि लगातार हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा बढ़ाया जा रहा है जिससे सोशल सिक्योरिटीज लोगों को प्रोवाइड की जा सके, डिफेंस को मजबूत किया जा रहा है ताकि हम दूसरे देशों से अगर कोई खतरा है तो उससे मजबूती से बने रहें। इससे डायरेक्ट किसी भी तरीके का कोई भी वेलफेयर नहीं क्रिएट होता है, ना ही लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का जो है बढ़ता है। तो डायरेक्ट जब कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, ना ही डायरेक्टली ये वेलफेयर के से का कॉज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी कारण बन जाएगा कि जीडीपी बढ़ेगी डिफेंस एक्सपेंडिचर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज पे खर्चा करने की वजह से जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखाई देगी लेकिन उसका सीधा इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट लोगों के वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड पर नहीं दिखाई देगा। तो ये भी एक रीजन बन जाता है। तो आगे देखिए, लिखा भी है मैंने कि हेंस जीडीपी ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज इंश्योर इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। इसलिए बढ़ती हुई जीडीपी ये गारंटी नहीं देती है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है या लोगों का वेलफेयर बढ़ रहा है, ये आपको समझना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ ट्रांसफर पेमेंट्स अफेक्ट पर्सनल इनकम बट नॉट नेशनल इनकम।
हमसे कहा जा रहा है कि किस तरीके से ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं वो नेशनल इनकम को अफेक्ट नहीं करते हैं, पर पर्सनल इनकम जो होती है उसे अफेक्ट करते हैं। बच्चों, पर्सनल इनकम का मतलब होता है वो सारी इनकम जो हम सभी लोगों को सारे रिसोर्सेज से जनरेट हो रही होती है। जैसे अगर हमें दान के रूप में पैसा मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, या हम कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उससे मुझे सैलरी मिल रही है, मेरी खेती बाड़ी से मुझे पैसा मिल रहा है, यानी सारे सोर्सेज से मिलने वाली जो मेरी इनकम होगी वो मेरे लिए पर्सनल इनकम हो जाएगी। पर नेशनल इनकम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्टर इनकम्स जो होती हैं उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, और अगर आप ये समझ गए हैं तो आगे की चीज आपको समझना और आसान हो जाएगा। Transfer payments like pensions, scholarship, and unemployment allowances are not made in exchange for goods and services. जब भी हम लोग ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करते हैं तो ट्रांसफर पेमेंट्स यूनिलिटरल ट्रांसफर्स होते हैं जो विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज हमको मिल रहे होते हैं, बिना किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हुए हमको मिल जाती है। तो वो सारे जो पेमेंट्स हैं उन सारे पेमेंट्स को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों। अब अगर नेशनल इनकम में उसे इंक्लूड नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम, इसलिए हम उन्हें नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। हाउ एवर दे आर रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स, लेकिन हम सभी लोग इंडिविजुअल तो उसे रिसीव करते ही है ना, तो सो दे आर इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम, ये पर्सनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं बट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। और यही रीजन है कि पर्सनल इनकम जो होती है वो अफेक्ट होती है किससे, ट्रांसफर पेमेंट से, पर नेशनल इनकम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसका, ट्रांसफर इनकम का या ट्रांसफर पेमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कहा जा रहा है बच्चों कि जब भी कभी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो एक ओनर ऑक्यूपाइड जो हाउस है उसका रेंट जो होता है उसे हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, जबकि वो हमें एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा होता है। जैसे जब आपको मिक्स्ड इनकम आप जोड़ते हो, मिक्स्ड इनकम वाला जो पार्ट था वो इसी से रिलेटेड होता है बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए मेरा खुद का घर है और मैं खुद के घर में ही क्या करता हूँ, एक ऑफिस ओपन किया हूं और उसी ऑफिस को ओपन करने के बाद मैं अपने बिजनेसेस करता हूं, अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं खुद को तो रेंट नहीं दे रहा हूँगा ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में मैं एंगेज्ड हूँगा उसमें मेरे घर के की जो सर्विसेज हैं उनका जो रेंट वाला पार्ट होगा वो इंक्लूड हो रहा होगा ना, तो इसलिए हम उसे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हमने कि ओनर ऑक्यूपाइड हाउस प्रोवाइड हाउसिंग सर्विसेज, जैसे दूसरे घर या मकान या बिल्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी तरीके से ओनर ऑक्यूपाइड जो हाउसेज होते हैं वो भी हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दीज सर्विसेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू इवन दो नो एक्चुअल रेंट इज पेड, भले ही वो उसके लिए कोई एक्चुअल रेंट पेड ना किया जा रहा हो बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कुछ ना कुछ तो होती ही है। आगे, टू अवॉइड अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इम्प्यूटेड रेंट इज इंक्लूडेड, और नेशनल इनकम में किसी भी तरीके से कोई चीज छूट ना जाए जो हमारे फैक्टर इनकम का पार्ट है, तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग इम्प्यूटेड रेंट जो होता है उसे इंक्लूड करते हैं। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है व्हाई इज डेप्रिसिएशन डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमसे कह रहा है बच्चों कि डेप्रिसिएशन को आखिर क्यों घटा दिया जाता है, क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, जब हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम डेप्रिसिएशन उसमें से क्यों घटा देते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा किसी भी कैपिटल असेट्स में की वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइनमेंट आना, किस वजह से, नॉर्मल यूज की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, और एक्सपेक्टेड या फॉरसीन ऑब्सोलेंसेस की वजह से। यानी सिंपली इसको हम लोग घिसावट या टूट फूट भी बोलते हैं, किसी घर मकान जमीन या फिर गाड़ी बंगला कोई भी चीज होती है, कोई भी अगर असेट्स है उसको यूज करने पर या उसमें टूट फूट आने पर जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इट डज नॉट एड टू करेंट प्रोडक्शन, और डेप्रिसिएशन से कोई करंट प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है,
इस वजह से हम इसे इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन गिव द एक्चुअल नेट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। और अगर हम लोग किसी भी कैपिटल एसेट्स में से अगर क्या कर दें, डेप्रिसिएशन यानी जो वियर एंड टीयर हुआ है, जो परमानेंट डिक्लाइनमेंट हो रहा है किसी भी कैपिटल एसेट्स की वैल्यू में, अगर उसको घटा दें तो हमें नेट वैल्यू यानी सही सही वैल्यू जो होती है वो मिल जाती है। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन है, व्हाई कैन पर्सनल इनकम बी ग्रेटर देन नेशनल इनकम। कह रहा है कि क्यों पर्सनल इनकम जो है वो आपकी नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, पहली बार उस तरीके से पूछा गया और दूसरी बार इस तरीके से पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको समझना है पर्सनल इनकम जो है वो नेशनल इनकम से ज्यादा होती है। क्यों होती, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, क्योंकि पर्सनल इनकम में हम लोग ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम लोग नेशनल इनकम में ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो यूनिलेटरल ट्रांसफर है और साथ ही साथ में वो बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हुए जो है वैल्यू आ रही है। इस वजह से डिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, साथ ही साथ में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है वो घटा देते हैं। किसमें घटा देते हैं, पर्सनल इनकम से। लेकिन जो आपका नेशनल इनकम होता है उसमें क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं किसको, कॉर्पोरेशन टैक्स की वैल्यू को। आगे बढ़ते हैं, डिडक्शन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और साथ ही साथ में क्या होता है, हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, घटा रहे होते हैं। साथ ही साथ में जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनको भी हम लोग घटा रहे होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इन एडजस्टमेंट की वजह से क्या होता है, पर्सनल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जबकि मैंने आपको बताया कि पर्सनल इनकम जो होती है वो हमारे सारे सोर्सेज से मिलने वाली इनकम का पार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ कंजम्पशन एग्रीकल्चर आउटपुट इन नेशनल इनकम। बच्चों याद होगा जब आपको मैंने वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ाया था, तो वैल्यू एडिशन मेथड में मैंने जब आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो याद होगा एक चीज आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने बताया था बेटा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू होता है आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस होता है गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो ये चीज वही हमसे पूछा जा रहा है कि जरा सेल्फ कंजम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट जो है उसका ट्रीटमेंट बताइए नेशनल इनकम में क्या रहेगा। तो आप सभी को पता भी होगा और बताया भी है कि ये इंक्लूड किया जाता है। क्यों इंक्लूड किया जाता है ये समझना है। एग्रीकल्चर आउटपुट रिटेन्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन हैज इकोनॉमिक वैल्यू, इट वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, इट इज इंक्लूडेड टू अवॉइड अंडर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे घर पे मान लीजिए बेटा 10 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। अब अगर उसमें से मैंने 5 क्विंटल गेहूं बेच दिया है और 5 क्विंटल गेहूं अपने लिए घर के लिए रखा हुआ है खाने पीने के लिए, पर आप सभी को पता है कि जो मेरे घर में गेहूं रखा हुआ है उसकी भी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो होगी और हम उसे मार्केट वैल्यू पे क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। तो जब हम उसकी मार्केट वैल्यू को मीजर कर सकते हैं तो हम उसे नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है और इस वजह से हम लोग इसे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर इलीगल एक्टिविटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। हमसे कहा जा रहा है क्यों हम लोग इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं यानी जो एक तरीके से अवैध काम जो होते हैं उनको हम लोग जो है नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं चोरी सॉरी सट्टेबाजी हो गई, या हम लोग कहते हैं जो जुआ हो गया लोग खेलते हैं, या स्मगलिंग हो गई, जो बुरे मतलब कानून की नजर में जो चीज गलत है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इलीगल एक्टिविटी बोलते हैं। तो इलीगल एक्टिविटीज को हम लोग क्यों नहीं शामिल करते हैं वो आपको समझना है। क्यों, सबसे पहली चीज उनका रिलायबल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। जो इलीगल एक्टिविटीज होती क्या उसका कोई रिलायबल डेटा हमारे पास होगा, नहीं होगा, इस वजह से। दूसरा, दे आर अगेंस्ट सोशल वेलफेयर।
और जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो सोशल वेलफेयर को बढ़ावा नहीं देती बल्कि सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट काम करती हैं, वो सोशल इविल की तरीके से काम कर रही होती हैं। इस वजह से हम उसे वेलफेयर का पार्ट नहीं मानते हैं, और जब वेलफेयर का पार्ट नहीं मान रहे हैं तो नेशनल इनकम में हम उसे कैसे शामिल कर सकते हैं। इंक्लूजन वुड इनकरेज अनलॉफुल प्रैक्टिस, और अगर मान लीजिए चलो एक बार हम उसको शामिल भी कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, लोग उसी तरीके के और गलत काम करने लगेंगे, यानी गलत काम को बढ़ावा मिलने लगेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को शामिल नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। लास्ट है, नेशनल इनकम एम्स टू रिफ्लेक्ट लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली। नेशनल इनकम का मतलब ये नहीं कि उसमें चाहे कोई इलीगल या किसी भी तरीके के से एक्टिविटी से होने वाली जो इनकम है या जो भी आपके पेमेंट्स हैं उन सभी को हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, नहीं। नेशनल इनकम में हम लोग लीगल एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे जो प्रोड्यूस होने वाली इनकम या पे होने वाले पेमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के डेटा को हम लोग इंक्लूड करते हैं। इलीगल एक्टिविटीज से रिलेटेड इकोनॉमिक जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं या किसी भी तरीके की मूवमेंट्स हो रही हैं उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। तो लास्ट में मैंने लिखा है हेंस इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम, और इसलिए नेशनल इनकम में हम लोग जो है इलीगल एक्टिविटीज को नहीं शामिल करते हैं। तो बच्चों ये थे आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं, 3 या 4 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो इसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप और अच्छे मार्क्स लेकर पास हो, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, तो इस चैनल को ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि और सब्सक्राइब भी करते रहिए, फॉलो भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि आपको ऐसी और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके। तो आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज सेशन में मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच आप सभी प्यारे बच्चों का। मिलूंगा आपको एक नए सेशन में कुछ और भी चीजों को पढ़ाने और समझाने के लिए। तो तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।